ओके, हाउ टू चूज ऑप्शनल, ये पहला सवाल है, ऑप्शनल कैसे चुनना है। तो यार मैं तो इसके लिए ये कहूंगा, ये बड़ा टेक्निकल डिसीजन होता है, इसमें बड़े सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। जरूरी नहीं कि जस्ट आप इसीलिए ऑप्शन को चुन लो कि आपकी बैकग्राउंड उसमें है। हाँ, एक बैकग्राउंड होने का अपना एक फायदा जरूर होता है, एक एडवांटेज होता है। अगर आपका बैकग्राउंड वहां पे आपने ग्रेजुएशन में सेम सब्जेक्ट पढ़ा है या मास्टर्स किया तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली भी सोचना जरूरी होगा कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो कि आपको अच्छा स्कोर दे रहा है। पिछले कुछ 3-4 सालों से अगर आप देख सको तो जरूर देखना कौन से सब्जेक्ट अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, कौन से ज्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट हैं, किसका स्टडी मटेरियल आपको अच्छा मिल जाएगा, किसकी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेंस के लिए। टेस्ट सीरीज देना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं आपको बोल देता हूँ, आपने संस्कृत लिटरेचर पकड़ लिया, तो संस्कृत लिटरेचर के लिए मुझे नहीं लगता आपको पूरी इंडिया में एक भी इंस्टीट्यूट ऐसा मिलेगा जो कोई टेस्ट सीरीज ले रहा होगा। तो फिर यू आर ऑन योर ओन। तो बड़े सारे पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं। आपका क्या सब्जेक्ट था, आप अपना बता दो, फिर मैं बताता हूँ कि आप क्या रख सकते हो। व्हाट वाज योर बैकग्राउंड, आपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स में की बैकग्राउंड क्या थी आपकी? ओके, यू आर परसुइंग योर बीटेक। तो बीटेक में तो यार मैं भी बीटेक ही हूँ, बीई, आई मीन थोड़ा सा डिफरेंस है, बीई में हूँ और मैकेनिकल से था। तो मेरे लिए तो ओपन फील्ड है, जो भी लूंगा वो नया ही होगा। तो कुछ ऐसा चुनना है हमें जो कि आज के हिसाब से अच्छा हो, स्कोरिंग हो, और जिसका स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो मार्केट में, एक अच्छा ग्रुप बन जाए। तो आई वुड रादर सजेस्ट यू टू ऑप्ट फॉर पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, सोशोलॉजी को थोड़ा नीचे रखेंगे, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये 3 सब्जेक्ट अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और इनकी थोड़ी सी पिछले कुछ आप अगर सालों की वो हिस्ट्री देख लोगे तो स्कोर भी अच्छा ही मिलता है, अबव एवरेज है, एवरेज मिलता है। ज्योग्राफी मत लेना, मेरा ऑप्शनल केएस में ज्योग्राफी रहा है और हर बार ज्योग्राफी की वजह से मैं डूबा हूँ। रादर लास्ट टाइम जब 277 का नोटिफिकेशन था तो आई गॉट 250 मार्क्स इन ज्योग्राफी। मुझे नहीं पता क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आउट ऑफ 600 250 मार्क्स थे। आवाज आ रही है, ऑडिबल है? प्रैक्टिस भाई, मैं ज्योग्राफी आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। सोशियोलॉजी इज वेरी गुड फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, और लेकिन जेकेपीएससी में ना सोशियोलॉजी से शायद कुछ कुछ इश्यूज हैं। सोशियोलॉजी यहाँ पे अच्छा स्कोर नहीं दे पा रही है, पिछले कुछ 2-3 सालों से मैंने देखा था। तो आप एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई एक ऑप्ट करें तो अच्छा है। साइकोलॉजी इज अ वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड ऑप्शन साइकोलॉजी। अगर आपका इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको अच्छे से इसका स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आपको अच्छे टीचर मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। साइकोलॉजी इज अ वेरी गुड ऑप्शन। इवन मैनेजमेंट, फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, मैनेजमेंट भी बड़ा अच्छा है। अगर आप लेना चाहो तो मैनेजमेंट भी अच्छा ऑप्शन, मैं मानता हूँ एक ऑप्शन होगा। फिलोसफी था मेरा खुद का ऑप्शनल, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो फिलोसफी भी अच्छा ऑप्शन होता है। क्यों? क्योंकि छोटा है, काफी थोड़ा सिलेबस है इसका, छोटा सा सिलेबस है, और ऐसे वैसे में बड़ी हेल्प कर जाता है, क्योंकि उसका सोशियो पॉलिटिकल जो पार्ट है दैट हेल्प्स यू, मतलब आपका होराइजन थोड़ा ब्रॉड करता है सोचने का। कोई और सवाल? वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस प्लीज। अगर ऐसे पूछना है आप अपना माइक अनम्यूट करो और वैसे पूछ लो, अगर आपको टाइप करना तो टाइप कर लो। राहुल ने माइक अनम्यूट किया, प्लीज राहुल, कोई सवाल है? अरे किसी का सवाल ही नहीं आ रहा। आई वॉज एप्रीहेंसिव, मुझे लगा शायद इतने सवाल आएंगे कि मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा। So, what about public administration? इट्स अ वेरी गुड ऑप्शनल। हु वाज इट? Vishali Manhas, Rajput. विशाली, विशाली राजपूत। यहाँ पब्लिक जी। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। क्या आपकी बैकग्राउंड, आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है विशाली? So, BTech.
इट्स अ वेरी गुड ऑप्शनल अगर आप ऑप्ट कर सकते हो, बिकॉज पार्ट ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज मैनेजमेंट एंड पार्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो कुल मिला के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा ऑप्शनल है अगर आप इसको परस्यू कर पाओ। मेरे ख्याल से अच्छा ऑप्शन, स्कोरिंग भी है। एक टाइम था जब ये स्टेट में ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन अब वो टाइम चेंज हो चुका है। स्टेट में भी अच्छा स्कोर दे रहा है और सेंटर में भी अच्छा दे रहा है। इट्स अ गुड ऑप्शनल अगर आपको अच्छा लगता है, आपका इंटरेस्ट है, आपने कुछ देखा है, सुना है, तो मेरे ख्याल से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेफ ऑप्शन है, सेफ है, अच्छा है। ओके सर। सर एंड एथिक्स की थोड़ी स्ट्रैटेजी बता दो सर प्लीज। यस, एथिक्स के लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो नेक्स्ट वीक, मैंने औरंगजेब है अब, हाँ ही इज आल्सो विद अस, वो ऑनलाइन है। मैंने उसको प्रॉमिस किया कि अगले हफ्ते मैं 3 वीडियोस डालूंगा, उसमें मैं एथिक्स का स्पेसिफिक एक वीडियो, और अब मैंने मेंस की बुक लिस्ट भी आपको देनी है। सीसैट के लिए बड़े सारे ओके बच्चे सर। उसको मैं लेटर पार्ट में कवर करूंगा सीसैट को। फिलहाल मेंस की आपकी बुक लिस्ट सब्जेक्ट वाइज क्या होगी, और एथिक्स। एथिक्स को हम इतना आसान बनाएंगे आपके लिए, इतना इजी बनाएंगे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना इजी बनाएंगे मेरे सर स्कोर। मेन सर ओके सर, मेन प्रॉब्लम है केस स्टडीज में, बस उसमें यस सबसे यस, ज्यादा प्रॉब्लम इसीलिए है। आई अंडरस्टैंड, मुझे पता है ये इश्यूज आते हैं। हम्म। बिलीव मी, मैंने आज तक एथिक्स की एक भी किताब ना खरीदी है और ना ही पढ़ी है, और मेरा एथिक्स का स्कोर कभी भी 130 से नीचे नहीं हुआ है। मैंने 4 मेंस दिए हैं इसके यूपीएससी के, और एक मेंस जो एथिक्स वाला रिसेंट हुआ था वो दिया था स्टेट पीएससी का, तो शायद उसमें भी 140 के करीब मेरा स्कोर था, 140 प्लस ही था। तो एथिक्स में बिना कोई किताब पढ़े आई गॉट सच हाई स्कोर, बिना कोई किताब पढ़े। एथिक्स को हम उतना ही आसान बना के रखेंगे आपके लिए। मैं एक बड़ी अच्छी डिटेल्स बताऊंगा आपको, एथिक्स की केस स्टडीज सबसे आसान होती है, उनको कैसे अप्रोच करना है। आपकी अप्रोच बड़ी इंपॉर्टेंट है एथिक्स की केस स्टडी में। वो अप्रोच अगर आप समझ जाओगे ना, तो बहुत आसान है, मतलब इतना आसान है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपको लगेगा ये तो मजे वाला पेपर है, मतलब रिलैक्स करने वाला पेपर होता है ना, वो पेपर होता है चीज। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू विशाली, थैंक यू। ओके। Next सवाल, how is anthropology for optional? I think it's a very good optional because of the potential it has. इसका स्कोरिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। एंथ्रोपोलॉजी पिछले 4-5 सालों से मैं उम्मीद करता था हर साल कि इस बार एंथ्रोपोलॉजी गिरेगा, इस बार गिरेगा, इस बार गिरेगा, क्योंकि बड़ा हाई फ्लाइंग सब्जेक्ट था, लेकिन नहीं गिर रहा। हर बार अच्छा स्कोर दे रहा है, हर बार मैक्सिमम सिलेक्शंस इस सब्जेक्ट से आ रही है एंथ्रोपोलॉजी से। तो मेरे ख्याल से अच्छा है, बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा ड्राई सब्जेक्ट है। मैंने भी पढ़ा एंथ्रोपोलॉजी एक ब्रीफ पीरियड के लिए, 5-6 महीने के लिए एंथ्रोपोलॉजी मैंने सोचा था शिफ्ट करने के लिए। एंथ्रोपोलॉजी बड़ा थोड़ा ड्राई है। डेफिनेशंस, रट्टा रट्टा जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा पेपर 1 में ज्यादा है। सोशियोलॉजी टाइप का पार्ट आएगा इसमें आपको, वो थोड़ा रट्टा ज्यादा। पेपर 2 इज वेरी अप्लाइड, पेपर 2 आसान हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी जीएस अगर आपका अच्छा है उसको आप अच्छे से पढ़ रहे हो, तो पेपर 2 बहुत आसान हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी की स्कोरिंग पोटेंशियल दोनों ही जगह अच्छी है, इवन पीएस में भी और यूपीएससी में भी, सिविल सर्विसेज दोनों जगह इसके पोटेंशियल स्कोरिंग बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से मैं तो सभी को रिकमेंड करता हूँ, अगर आप मैनेज कर सको तो एंथ्रोपोलॉजी शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी के बाद अगला सवाल, वी शुड मेक सेपरेट नोट्स। नो 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 नो, प्री और मेंस के लिए सेपरेट नोट्स नहीं बनेंगे भाई। एक ही नोट कॉपी, जो मैंने आपने वीडियो मेरा अगर देखा नहीं है तो प्लीज जरूर जाके फिर से देखना, वही कॉपी 250 पेजेस की जो मैंने बोली थी, वही प्री होगा, वही मेंस होगा। प्री और मेंस के लिए सेपरेट नोट्स नहीं बनते, कभी ऐसा मत करना। प्री और मेंस की तैयारी भाई इंटीग्रेटेड ही होगी। जो किताबें मैंने आपको प्री के लिए बता दी है ना, वही किताबें आपकी मेंस में काम आएंगी आपको। उसमें हम ऐड ऑन करेंगे, समझ लो, ऐड ऑन्स होंगे, उसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे, लेकिन उसमें से सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं करना। वो आपके जो नोट्स हैं, जो मैंने जीएस की कॉपी बनाने के लिए आपको बोला था, आप अगर आपने देखा है वीडियो गुड, अगर नहीं देखा तो प्लीज एक बार देख लेना। वो उसके बाद कोई डाउट होगा तो फिर से बताऊंगा। वो कॉपी आपकी पूरे साल की कॉपी होती है। अगर मेरी यहाँ पे नोटबुक होती है तो एक जस्ट वेट अ सेकंड, मैं आपको अपनी नोटबुक दिखाता हूँ मैं किस तरह से साल बाय साल अपनी नोटबुक्स बनाता हूँ। हाँ सॉरी, आपको थोड़ा वेट करना पड़ा। ये मेरी नोटबुक है, ये देखो, ये मेरी नोटबुक है। और मैं किस तरह से सेक्शन वाइज सेक्शन, अगर आपको दिख रहा हो, हर बार मैं सेक्शन वाइज सेक्शन, पेज वाइज पेज ना अपनी कॉपी मेंटेन किया करता था। और यही मेरी नोटबुक जो होती थी, ये मेरे लास्ट एग्जाम डे तक मेरी हेल्प करती थी। ये नोटबुक बाइंड करा के 250 पेजेस में डिवाइड करके, और इसमें जो भी डिटेल्स होती थी जो मैं पढ़ता था, सेक्शन वाइज मैं उनको लिख लेता था। तो ये कॉपी फाइनल जब आपका एग्जाम आता है ना मेंस, तो उस टाइम पे ये सीरियसली इतनी हेल्प करती है नोटबुक।
आप इमेजिन नहीं कर सकते। कुछ बच्चे कहते हैं कि यार मैं वो मंथली मॉड्यूल पढूं, ये कर लूं, मतलब किसी ने नोट्स दिए वो ले लूं। मुझे नहीं लगता यार वो उतना ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। नो डाउट उनका अपना यूज है, अपनी यूटिलिटी है, लेकिन खुद के बनाए नोट्स जो होते हैं ना यार, वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, बिकॉज आप हमेशा उन्हीं चीजों को फोकस करते हो जो आपको नहीं आती है। जो चीजें मुझे अच्छे से आती है उनको मैं क्यों बार बार अपनी कॉपी में लिखूंगा? आई मीन आई नो दोज थिंग्स, तो जो नहीं पता उनको मैं ऐड ऑन करता चला जाऊंगा। मेरी हर साल की एक कॉपी होती थी, हर साल मैंने एक कॉपी बनाता था। और लास्ट एग्जाम जब भी मैं देने गया था, पिछला मेंस 2020 में, तो मैं पिछले 3 साल की जनरल स्टडीज की जो मेरी कॉपियां थी उनको रिवाइज करके गया था। तो मेरे को इतना ज्यादा कंटेंट उसे एनरिच होता था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। सर कैन आई यूज स्पेक्ट्रम, अच्छा पोस्ट इंडिपेंडेंस, नहीं यार देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हिस्ट्री है ना इंडिया की, ये सवाल है कि क्या स्पेक्ट्रम की जो बुक है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए सफिशिएंट है, या फिर कुछ लोग इंडिया आफ्टर गांधी पढ़ने के लिए बोलते हैं, या इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, एक रामचंद्र गुहा ने लिखी है और दूसरा वो ऑथर भूल गया, ही इज फ्रॉम जेएनयू, वेरी फेमस हिस्टोरियन, उनकी बुक है। तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा ना आपको मैं इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस तो कभी भी पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि यार बहुत ज्यादा, क्या बोलूं, फालतू की चीजों से भरी हुई है वो किताब। बहुत ज्यादा उसमें ऐसे जबरदस्ती का हमने वो पुलिंदा डाला हुआ है, तो वो मत पढ़ना। इंडिया आफ्टर गांधी इज गुड। बिपिन चंद्रा, यस, बिपिन चंद्रा की किताब मत पढ़ना। मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैंने पढ़ी हुई है किताबें। मैं कभी भी वो चीज रेकमेंड करता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में ट्राई करके देखा है। बिपिन चंद्रा की किताब नहीं काम की। शुरू शुरू में बड़ा सोचा था, जब नया नया एग्जाम आया था तो ये पैटर्न नया नया आया था, तो हम भी जोश जोश में दोनों किताबें खोल के पढ़ना शुरू। इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस इज अ वेरी गुड बुक, बट वो भी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ना उसको। आप ना ऐसे, जो रीडिंग की हैबिट होती है ना बंदे को, मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, उस एंगल से पढ़ना। काफी मोटी बुक है, 1000-1200 की, बट मैं, अगर आपको सिर्फ पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको, विजन की एक छोटी सी नोट्स आते हैं, कुछ 30-40 पेज की आती है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। वो पीडीएफ लेना, 25-30 पेज का होगा, वो पढ़ लेना 47 के बाद, क्योंकि 47 के बाद ज्यादा सवाल आते नहीं है। अगर आपको लगता है कि जो लैंड रिफॉर्म्स हैं इंडिया के, तो मृणाल की वेबसाइट पे लैंड रिफॉर्म्स को लेकर पूरी की पूरी एक सीरीज थी, सबसे ब्रिलियंट लैंड रिफॉर्म्स को लेकर उसने कवर किया, प्री इंडिपेंडेंस टू पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो टॉपिक वहां से हो जाएगा। उस टॉपिक के लिए जनरली लोग आपको बिपिन चंद्रा बोलते हैं कि बिपिन चंद्रा जरूर पढ़ना, आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर लैंड रिफॉर्म्स को समझना है। बट इंडिया आफ्टर गांधी मैं इसलिए बोलूंगा, रीडिंग हैबिट बनेगी, नॉन फिक्शनल बुक है, पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को अच्छे से कवर करता है वो बिपिन, सॉरी, रामचंद्र गुहा। तो अगर आपके पास टाइम हो, क्योंकि टाइम नहीं होता, 1200-1300 किताब पेज की किताब है, रोज के 100 पेज पढ़ो, एंजॉयमेंट के लिए पढ़ो उसको, तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको, तो उससे आपको एक पर्सपेक्टिव भी जरूर बिल्ड होगा। अदरवाइज वी हैव एन एनसीईआरटी आल्सो, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए जो एनसीईआरटी लिखी गई है वो भी बहुत अच्छी है, उसको भी आप पढ़ सकते हो, सस्ते में मिलती है ऑनलाइन, तो वो पढ़ लो, बेस्ट ऑप्शन एनसीईआरटी वाला। लेकिन वो विजन वाला जरूर पढ़ना, वो 30-40 पेज का आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री मिलेगा, वो एक बार जरूर पढ़ लेना। For GS, should we read only NCERT or should we refer any other standard book? For general studies, economics, हाँ, रमेश सिंह की बुक, रमेश सिंह की बुक, मैंने जो टेलीग्राम का ग्रुप बनाया था, आज मैं उसमें हिस्ट्री की बुक्स जो इंपॉर्टेंट है उसके पीडीएफ शेयर करूंगा। रमेश सिंह की बुक, या फिर आपको कौन सा है ये, दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है बड़ा फेमस इकोनॉमिक्स के नोट्स होते हैं, श्रीराम आईएएस, उसके पीडीएफ आते हैं हर साल। इन दो में से कोई भी एक पढ़ लो, लेकिन रमेश सिंह इज बेटर, क्योंकि रमेश सिंह जो है थोड़ी, वो है ना, एक सिस्टमेटाइज्ड वे में लिखी है, अच्छा उसका पब्लिकेशन भी अच्छा है, टाटा मैग्रा हिल, तो रमेश सिंह इज गुड। बट प्री के लिए भी अगर आप पढ़ सकते हो अच्छा है, लेकिन जनरली आपको इकोनॉमिक्स के लिए क्या करना है, इकोनॉमिक्स थोड़ा सा एक ऐसा फ्रेगमेंटेड सा सब्जेक्ट है, एक जगह नहीं मिलता। आप सबसे पहले पढ़ोगे एनसीईआरटी, ठीक, उसके बाद आप रमेश सिंह पढ़ोगे, उसके बाद आप जो रेगुलर में न्यूज आती है ना, रेगुलर न्यूज जो चल रही है, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे होगा, इकोनॉमिक सर्वे आप नहीं पढ़ सकते हो कोई बात नहीं, अब वीडियो आना शुरू हो जाएंगे, वेरी बल्कि, यस आई नो इट्स वेरी बल्कि, बट आपको भी बड़ा सिलेक्टिव होकर पढ़ना है, उसमें से वही चीजें पढ़ना जो कि स्टैटिक है। देखो स्टैटिक और डायनामिक में समझते हो ना डिफरेंस, स्टैटिक मींस कि जो हर साल सेम ही रहता है, डायनामिक मींस हर साल बजट आ जाता है, हर साल नई नई रिपोर्ट्स आती हैं, हर साल इकोनॉमिक सर्वे आता है, उस पोर्शन को आप रमेश सिंह में स्किप कर देना, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जनरली वही पोर्शन पढ़ना जो आपके काम का है, स्टैटिक पोर्शन, यानी कि इन्फ्लेशन की डेफिनेशंस क्या है, जैसे हमारी स्टॉक मार्केट को लेकर के बड़ी सारी डेफिनेशंस उन्होंने दी होंगी, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, आईपीओस क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, स्क्रिप्ट क्या होते हैं, ये जो डेफिनेशंस हैं इनको आप एक बार देख लेना, उसके अलावा नहीं।
लेकिन करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है यार इकोनॉमिक्स के लिए। आप रोज रोज करंट अफेयर जो आता है ना वो जरूर पढ़ा करो, क्योंकि डेली करंट अफेयर पढ़ के जब अपनी कॉपी बनाओगे आप, तो वो मेंस के लिए हेल्पफुल होता है। प्री में तो जनरली आप देखना, प्री में ना इकोनॉमिक्स के बड़े स्टैटिक सवाल आते हैं, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपके कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गए इकोनॉमिक्स के, बिलीव मी, बिना पढ़े 15 के 15 क्वेश्चन ठीक करके आओगे इकोनॉमिक्स के। एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि या तो आप श्री राम की जो एक छोटा सा पीडीएफ आता है उसका कोई 100-200 पेज का, वो ले लो, डेफिनेशंस क्लियर हो जाती हैं उससे अच्छी खासी। अगर आप रमेश सिंह नहीं पढ़ सकते हो, रमेश सिंह मेरे पास पुरानी थी, चाहे तीसरा या चौथा एडिशन था, वो छोटी थी। आज मैंने देखा बड़ी मोटी सी बुक उससे निकाल दिया, तो पुरानी बुक थी उसमें स्टैंडर्ड पोर्शन ही था, तो उसी को मैं पढ़ता था। मैं उसके आपको आपके साथ वो शेयर कर दूंगा, उसका इंडेक्स शेयर कर दूंगा, उतने ही चैप्टर उसमें इंपॉर्टेंट है। सर डू वी हैव टू कवर इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट पेज बाय पेज? नो, नॉट एट ऑल। बजट को पेज बाय पेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बजट आप न्यूज़पेपर से पढ़ोगे। अगले दिन का न्यूज़पेपर आया था, मैंने आपको बताया था, उस न्यूज़पेपर में से जो डिटेल्स आती है उनको लिख लो, क्योंकि बजट जो होता है ना वो आपको एक डायरेक्शन देता है, उस पे से कभी डायरेक्टली सवाल आज तक पूछा नहीं गया यार, कभी पूछा नहीं गया, मैंने ऐसा देखा नहीं आज तक कि बजट से रिलेटेड कोई सवाल आया हो। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे में उसको पेज बाय पेज पढ़ोगे आपको मजा आएगा, क्योंकि जो समरी लिखते हैं ना इकोनॉमिक सर्वे की समरी आती है, जो याद करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है, वो सब्सटेंस की बात करते हैं। लेकिन जब आप ओवरऑल इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ोगे, टाइम निकाल के पढ़ोगे ना थोड़ा, तो आपको अच्छा लगेगा, एक एक्स्ट्रा आपको पर्सपेक्टिव मिलता है, उसमें बड़ी सारी कोटेशंस मिल जाएंगी। इकोनॉमिक सर्वे कैन बी कोट, यस, इकोनॉमिक सर्वे को मेंस में कोट कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में हर साल ऐसी कुछ चीजें आती है ना, आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। आसान होता है इकोनॉमिक सर्वे, मुश्किल नहीं है। गूगल आपके साथ है, इन्वेस्टोपीडिया पे जाओ, अर्थपीडिया पे जाओ, जो वर्ड समझ नहीं आए उसका मीनिंग वहां से ढूंढ लो। इकोनॉमिक सर्वे इज वेरी इजी। वॉल्यूम 1 का नहीं, वॉल्यूम 1 नहीं, वॉल्यूम 2 का शायद जो फर्स्ट चैप्टर होगा ना, फर्स्ट चैप्टर दोनों में आप स्किप कर सकते हो। फर्स्ट चैप्टर जनरली इंट्रोडक्शन होती है, उसमें पूरे आपके इकोनॉमिक सर्वे की, तो वो आपने आगे सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में पढ़ना ही होता, तो इंट्रोडक्शन में क्यों बोर हो रहे हो? तो फर्स्ट चैप्टर को स्किप करना मेरे ख्याल से बेटर रहता है, सेकंड से शुरू कर दो सीधे। मजा आता है लेकिन पढ़ने में, ये बता देता हूँ। अगर आप अच्छे हो ना इकोनॉमिक्स में, आपके बेसिक्स ठीक है, आपको टर्म्स का अंदाजा है, टर्म कौन सी है, क्या है, इसका क्या मीनिंग हो सकता है, तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने में बहुत मजा आता है। आपको शायद इतना अच्छे से चीजें समझ आने लगेंगी, पर्सपेक्टिव बनने लग पड़ेगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, बहुत अच्छे से। अच्छा, इकोनॉमिक्स अगर किसी की बहुत ज्यादा वीक है, तो मैं उसको एक और चीज रेकमेंड करूंगा। राज्यसभा टीवी पे पॉलिसी वॉच एक प्रोग्राम आता है, पॉलिसी वॉच हफ्ते में एक बार आता है, वो जरूर देखना पॉलिसी वॉच, क्योंकि वहां पे ना एक्सपर्ट लोग होते हैं और वो बड़ा इजी बना करके आपके सामने चीजें रखते हैं। पॉलिसी वॉच जरूर देखो। हैव टू स्टडी करंट अफेयर्स 1 ईयर बिफोर द एग्जाम और 2 ईयर्स? ऐसा कुछ इसमें वो नहीं है, फिक्सेशन नहीं है कि 1 साल या 2 साल। यदि आपका एग्जाम जुलाई में है तो मैं यही रेकमेंड करूंगा, अक्टूबर ऑनवर्ड्स आप करंट अफेयर कवर कर लो। अब जिन्होंने लेट स्टार्ट किया है, तो प्लीज अपनी जो करंट अफेयर की कॉपी है उसको फरवरी ऑनवर्ड्स बनाना शुरू करो, लेकिन उसके पीछे का जो कवर करना है 3-4 महीने के लिए, उसके लिए आप मॉड्यूल्स ले सकते हो। और अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो वेट फॉर दोज पीटी रिवीजन के जो मॉड्यूल्स आते हैं। अभी आप अपनी करंट अफेयर की कॉपी बनाते चलो, डेली इनसाइट्स ऑन इंडिया से करंट अफेयर लिखते चलो, लेकिन जब फाइनल एग्जाम आपका प्री आएगा उससे पहले जो रिवीजन मॉड्यूल्स आते हैं ना प्रीलिम्स के, तो वो देख लेना, वो भी सफिशिएंट होंगे। Okay, next question is environment, ecology and biodiversity. How we should prepare for prelims, because 25 to 30 questions every year they are asking. Yes, देखो यार, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी और ये जो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है ना, ये बड़ा ओवरलैपिंग है ज्योग्राफी के साथ। इन 25 से 30 सवालों में ऐसे सवाल बता सकता हूँ, कम से कम 10 ऐसे होंगे जो ज्योग्राफी से डायरेक्टली लिंक्ड होंगे, रिलेटेड होंगे। तो ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको ऑलरेडी 6 to 12 जो थी एनसीईआरटी वो बोली थी, ह्यूमन ज्योग्राफी को छोड़ देना, ह्यूमन ज्योग्राफी की 2 बुक्स छोड़ देना। टेलीग्राम पे मैंने जो बुक्स शेयर की हैं वही पढ़ना, वहां से बड़ी सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। शंकर आईएएस नाम का एक वो किताब है, वो भी मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, उसको पढ़ लेना, लेकिन बड़ा सिलेक्टिवली। शुरू के कुछ चैप्टर हैं उसमें बड़ा लंबा चौड़ा उसने लिखा हुआ है, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। शुरू के जो चैप्टर्स हैं उनको एक बार देख लेना, सिलेक्टिव स्टडी करना, स्टैटिक पोर्शन। अगेन मैं बताऊंगा, स्टैटिक और डायनामिक में डिफरेंस होता है। जो करंट अफेयर में न्यूज आ रही है, दिन प्रतिदिन चीजें बदलती जा रही हैं, जैसे पेरिस एग्रीमेंट हो गया, उसके पहले जो सीओपीज डिफरेंट हो रहे थे, उनमें क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे, दैट इज डायनामिक पार्ट। उसको अगर आप बुक से स्किप भी करोगे तो दैट इज ओके विद मी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो स्टैटिक पार्ट है, डेफिनेशंस है, जैसे सक्सेशन होती है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है, हार्डी स्पीशीज क्या होती हैं, जो पिरामिड्स होते हैं वो किस टाइप्स के होते हैं, नंबर होता है उसमें, बायोमास होता है और एनर्जी पिरामिड्स होते हैं, इनमें डिस्टिंक्शंस क्या है, इन्वर्टेड कौन सा नहीं हो सकता, ये टाइप के बड़े
बोलते हैं ना जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ये शंकर आईएएस से पढ़ सकते हो। उसके अलावा मैंने आपको जो मेरा फर्स्ट वीडियो था उसमें एक चीज और बताई थी कि 11th और 12th में केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसके मैंने कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स आपको बोले थे एनसीईआरटी वाले। अगर आप वो भी पढ़ लोगे तो मेरे को नहीं लगता फिर शंकर आईएएस को भी आपको खोलने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहीं से वहां उठा करके उसने रेपिटेशंस की हुई है। एनसीईआरटी के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, जो मेरा फर्स्ट वीडियो था चैनल पे, उस पे देखना, मैंने वो चैप्टर्स कोड किए थे कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। वहां से आपके इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के सवाल बहुत सारे सॉल्व होंगे। लास्ट चीज मैं ऐड कर दूं, देखो कभी भी आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होती जब तक कि आप टेस्ट सीरीज नहीं देते हो। जब हम टेस्ट सीरीज की देना शुरू करते थे ना प्रीलिम्स की, मैं एक बंडल उठा के लाता था टेस्ट का 40-50 टेस्ट, उस टेस्ट को जब मैं सॉल्व करता था तो बड़े सारे इकोलॉजी एनवायरनमेंट के कंसेप्ट मेरे वहां से क्लियर होते थे। और या फिर टेलीग्राम में मेरा चैनल का ग्रुप ADI_2610, ADI_2610, ये मैंने ग्रुप का आपको नाम डाला है, वहां पे टेलीग्राम में सर्च करना, या फिर आप मेरे फेसबुक की वॉल पे भी मैंने लिंक शेयर किया था, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। फेसबुक की वॉल पे 2-3 पोस्ट पीछे जाना, टेलीग्राम का ग्रुप था, वहां से शेयर कर लेना। अच्छा, मैं टेस्ट सीरीज पे था, जब आप टेस्ट सीरीज दोगे ना बीट योर इकोनॉमिक्स, बीट योर एनवायरनमेंट या फिर इकोलॉजी, ये टेस्ट सीरीज के बाद भी आपको बड़े सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो पूरी प्रिपरेशन तभी होगी जब आपकी टेस्ट सीरीज कंप्लीट होगी। जस्ट वेट, व्हिच टेस्ट सीरीज बेटर फॉर मेंस? एक सेकंड, मैं उसका आंसर देता हूं आपको। 2610, मैंने टेलीग्राम का ग्रुप ना अपना आईडी शेयर किया है आपके साथ। हाउ टू मेक सिक्योर नोट्स। हाँ, सिक्योर के लिए मैंने एक चैनल, आपको एक वीडियो लगेगा पूरा, पता क्या उसमें को आपको डेमो देने पड़ेंगे ना, ऐसे नहीं बता सकता आपको यार ये क्वेश्चन है देखो इसमें क्या है। उसको मैं सोचता था कि डेमो देकर आपको बताऊंगा कि ये सवाल है तो इसमें क्या किया जाए, किस क्वेश्चन को स्किप किया जाए। और आपको पता है सिक्योर के थ्रू ही आपकी एथिक्स की तैयारी भी होगी। जो मैंने आपको बोला ना एथिक्स की तैयारी बड़ी आसान बनाएंगे, तो सिक्योर के थ्रू ही होगी। सिक्योर विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू। 25। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है कि आप किस तरह से डेट्स और मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते थे। मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका स्पेक्ट्रम की बुक उठाना, शुरू करना 1857 से आगे। प्लीज ध्यान से सुनना, ये बहुत आपको एक पते की बात बताऊं, चैप्टर वाइज पढ़ना मत। क्या खा रही है अमरूद? सिमरन मैम प्लीज आप ना थोड़ा माइक म्यूट कर देना। सिमरन ओके, तो आप एक काम करना, 1857 का जो आपका रिवोल्ट है वहां से आगे स्पेक्ट्रम को पढ़ना 1947 तक। मेजर इवेंट्स का एक टाइमलाइन बना लो, अपने एक शीट लेना, उसमें मेजर इवेंट्स लिखते जाना। 1857 के बाद कोई मेजर इवेंट नहीं हुआ, कांग्रेस की स्थापना हुई, ये मेजर इवेंट था। और जो छोटे छोटे इवेंट है उसको स्किप करके सीधे 1900s में आ जाना। 1905 में क्या हुआ था, यू ऑल नो। 1900s में कर्जन के आने के बाद किस तरह से सिस्टम बदलना शुरू हुआ था, यू नो इट। 1905 में आपका स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। 1907 में स्प्लिट हुई थी कांग्रेस, इस तरह से लिख लेना। 1909 में पार्लियामेंटरी रिफॉर्म्स आए थे, उसको लिख लेना। 1911 में जो बंगाल का विभाजन था उसको उन्होंने नलीफाई किया था, उसको लिख लेना। 14 में होम रूल लीग स्टार्ट होती है और 14 में वर्ल्ड वार स्टार्ट होती है और 16 में शायद होम रूल लीग और वो लखनऊ पैक्ट होता है, वो पीक पे चले जाते हैं अपने। और उसके बाद आप 1919 में आ जाओगे तो यू नो वो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन चलता है। इस तरह से आप जो मेजर इवेंट है ना उसको एक टाइमलाइन बना के रखो और उसको याद करो कि कौन से साल में कौन सा मेजर इवेंट हुआ था। जब ये टाइमलाइन आपके दिमाग में 47 तक फिक्स हो गई ना, पक्की याद होगी ना जब आपको, उसके बाद आप हिस्ट्री पढ़ोगे, चीजें कनेक्ट होना शुरू हो जाएगी, कनेक्ट होंगी भाई, कनेक्शन बनेगा कि पीछे वाले इवेंट का आगे वाले से क्या लेना देना, ये एवोल्यूशन कैसे हो रहा है। तो 47 तक जब आपकी हिस्ट्री हो जाए, फिर सब्सिक्वेंटली आप बाकी चैप्टर्स को पढ़ना, जैसे पॉलिटिकल एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो एवोल्यूशन था, या फिर ट्राइबल रिवोल्ट्स थे, उसके बाद फार्मर्स के जो रिवोल्ट रहे डिफरेंट टाइम पे, सोशियो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स रहे, प्रिंसली स्टेट्स के साथ क्या ट्रीटमेंट रहा, ये चीजें उसके बाद। यार अब आपको जब बेसिक टाइमलाइन ही ना पता हिस्ट्री की, तो फिर ये चीजें जो थीम है ना, थीम ऑफ हिस्ट्री, दिस इज अ थीमेटिक हिस्ट्री। हिस्ट्री को दो तरह से पढ़ते हैं, फर्स्ट टेम्पोरल स्टडी, सेकंड इज थीमेटिक।
टेम्पोरल स्टडी के लिए मैंने आपको स्पेक्ट्रम रेकमेंड किया 1857 से 1947 तक फिक्स टाइम के अंदर। तो उसके बाद थीम्स आप इसमें घुसाते रहना। जब आप पीजेंट्स की मूवमेंट की बात करोगे तो पीजेंट मूवमेंट तो कब से शुरू होती है, और फाइनली आपको हमारे जो वेस्ट बंगाल वाली थी और आंध्रा वाली, तेलंगाना और तेभागा, इन पे खत्म होती है। तो टाइमलाइन आपको कब क्लियर हो, थीम्स कब क्लियर होंगे, जब टाइमलाइन क्लियर है। जो न्यू बुक्स आ रही है ना, एनसीईआरटी की नई बुक्स आ रही है, वो भी थीमेटिक है, वो तभी पढ़ने में मजा आता है जब आपकी टाइमलाइन क्लियर है। तो पहले टाइमलाइन क्लियर करनी है अपनी। सिक्योर के लिए मैंने बोला आपको, मैं एक स्पेशल वीडियो नेक्स्ट वीक में अच्छी खासी वीडियो बनाने वाला हूँ। इस वीक थोड़ा टाइम कम था। शुड वी ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज और वी शुड बाई फ्रॉम द मार्केट एंड सॉल्व, या बाई इट फ्रॉम द मार्केट। बाजार से खरीदो, सस्ती पड़ती है। और सेल्फ असेसमेंट की बात है, जस्ट हैव टू असेस योरसेल्फ, खुद को असेस करना है आपको। तो टेस्ट सीरीज के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। प्रोबेबली विजन की टेस्ट सीरीज मैं रेकमेंड करता हूँ सबको, विजन की टेस्ट सीरीज पढ़ना। पहले मैं इनसाइट्स की दिया करता था, लेकिन बीच में मुझे रियलाइज हुआ कि विजन की ज्यादा अच्छी है, क्योंकि विजन की सब्जेक्ट वाइज आती है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आप तैयार कर पाते हो उस पे विजन से, तो वही ज्यादा जरूरी है। स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, स्टैटिक पोर्शन, क्योंकि हर साल पेपर में 50 सवाल वही होते हैं जो स्टैटिक है, और क्वालिफाई करने के लिए वही 50 सही होने जरूरी है। आप उन 50 के पीछे भागते हो जो करंट अफेयर में से आते हैं, जो डायनामिक है। वो 50 कभी सही नहीं हो सकते आपके, याद रखना। उसमें खींच के 20 कर पाओगे, तो उसके पीछे मत भागो जहां पे सर्टिनिटी लो है, उस चीज के पीछे भागो जहां पे सर्टिनिटी हाई है। यही मेरा मूल मंत्र रहा है प्रीलिम्स बार बार क्वालिफाई करने का। हर बार प्री क्वालिफाई इसी वजह से होता था, क्योंकि मुझे पता था स्टैटिक पे फोकस करना है। 15-15 दिन तैयारी करते थे, सिर्फ स्टैटिक को रिवाइज करते थे, एक टेस्ट सीरीज पकड़ते थे, 4-5 हजार क्वेश्चन सॉल्व करते थे। और पिछली टेस्ट सीरीज जो मैंने दी होती थी, लास्ट ईयर जो टेस्ट सीरीज दी थी, उसकी लर्निंग्स में शॉर्ट में ना अपने पेजेस पे बनाता था। 10-15 पेज होते थे। पिछले साल जो टेस्ट सीरीज दी थी उसमें जो गलतियां हुई थी उनको नोट डाउन कर लिया, उसको रिवाइज कर लिया, पिछले साल की टेस्ट सीरीज भी हो गई, इस साल की टेस्ट सीरीज सॉल्व कर ली, इस तरीके से आगे बढ़ता था। बाजार से खरीदना सस्ती पड़ती है यार। वैसे अगर आपका शौक है तो आप ले सकते हो, किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन भी कर सकते हो, लेकिन वो बड़ा एक्सपेंसिव होता है। सर प्लीज टाइप हियर योर टेलीग्राम चैनल। मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, आदि ADI_2610, ADI_2610, ADI_2610। फिर से लिख दिया। इसके अलावा क्या सवाल आया? Yes, next question is, sir, before 1847 arrival of Portuguese and all that is very confusing, or leave it, छोड़ दो इसको, अभी नहीं पढ़ना है इसको। मैंने आपको बोला सबसे पहले इंटरेस्टिंग पोर्शन पे, जैसे मैंने पॉलिटी के लिए आपको बताया था कि आपको नहीं जरूरत एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की, बोरिंग पार्ट है यार, पागल हो जाओगे, उसी में फंसे रहोगे जिंदगी भर। सिटीजनशिप के प्रोविजन में ही फंसे रहोगे, इधर से गए उधर से वापस आए, उनके लिए फिर इधर से उधर गए, जो उधर ठहर के 5 साल बाद वापस आए, वो जो वहां से यहाँ आए, यहाँ से वहां से वापस आए, उनके लिए वो, ये सब में मत घुसो, सीधे कोर पे आओ ना। जो अपना हमारा जो कोर पोर्शन है उसके ऊपर। आई थिंक टाइम नहीं हमारे पास, अब रनिंग आउट ऑफ टाइम, 5-10 मिनट ही बचे हैं। तो कोर पढ़ना बड़ा जरूरी है। तो हिस्ट्री में भी प्लीज कोर पे ही पढ़ना। जब व्हेन यू आर गुड एट योर सब्जेक्ट ना, कोर आपका क्लियर है ना, जो आपका सेंट्रल थीम है हिस्ट्री का, वो ठीक है ना, उसके बाद पोर्टुगीज पे चले जाओ। ये सिराजुद्दौला और ये जो बक्सर और प्लासी की बैटल थी, उसके बाद की कहानी है ये सारी। और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ये सवाल। अगर आपका शौक होगा तो उसके बाद आप अच्छे से पढ़ना, 1-2 बार सवाल कभी बीच में आ भी सकता है, लेकिन मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज अपना कोर जो है ना उसके ऊपर थोड़ा फोकस करें। आई हैव डन बीटेक इन मैकेनिकल, मेरी तरह ही किया आपने भी, फिर इसका मतलब, एंड आई हैव ऑप्टेड फॉर हिस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम इग्नू इन ऑर्डर टू प्रिपेयर हिस्ट्री ऑप्शन फॉर यूपीएससी। Is it worth it, or as per the trend I should opt for agriculture subject? Look, if you are good in history, then why should you leave? मेरे ख्याल से तो नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप अच्छे हो हिस्ट्री में तो पढ़ लो, 1 साल ट्राई करके देखो कि आप तो क्वालिफाई हो ही जाए। हिस्ट्री इज नॉट दैट बैड, बट हिस्ट्री का कुछ ना 1-2 साल से मेरे को इतना ज्यादा मतलब रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, सुनने में नहीं आया हिस्ट्री में इतना अच्छा आया हो। बट मैं आपको डिस्करेज नहीं करूंगा यार, ऐसा कुछ नहीं होता। पिछले कुछ सालों से फिलॉसफी का भी रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था, लेकिन मेरा तो क्वालिफाई फिलॉसफी के साथ ही हो गया, मैंने तो नहीं छोड़ा अपना सब्जेक्ट। हाँ, अगर आपका एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा है, आपको लगता है आप मैनेज कर सकते हो, तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा। इफ एनीवन नीड्स इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, प्लीज ज्वाइन माय, ओके फाइन, जो भी हैं ये फ्रेंड हमारे, आप इनका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। इंडियन एक्सप्रेस पीडीएफ मैंने भी शेयर किया होगा आपके साथ, मैं भी करता हूँ, लेकिन अगर आप इनका ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज डू ज्वाइन। Okay, sir. Thank you, sir. What about sociology? Is it scoring and doable? Yes, of course, sociology is highly scoring for UPSC.
स्टेट में पैटर्न चेंज हुए एक ही साल हो रहा है, तो जो पुराना पैटर्न था, अर्लियर पैटर्न जो आपका था, उसमें हेलो, अर्लियर पैटर्न जो आपका था, अर्लियर पैटर्न जो हमारा था ना, उसमें सोशियोलॉजी उतना स्कोरिंग नहीं था, लेकिन अब नया पैटर्न है तो शायद नया कुछ हो, कुछ चेंजेस हो उसमें, स्कोरिंग पोटेंशियल बढ़ जाए। अब लेफ्ट विद ओनली 5 मिनट्स। यार एक चीज प्लीज, अपने कुछ दोस्तों को ही बोलना, जो भी आपके होंगे, जबरदस्ती में सब्सक्राइब कराओ। मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, उसके बाद ही मैं किसी को बोलूंगा सब्सक्राइब करो, क्योंकि दैट विल एनेबल मी टू गो लाइव ऑन यूट्यूब पे लाइव आने के वो एक एनेबलिंग प्रोविजन है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपने एक दोस्त को, दो को प्लीज बोलना कि वहीं से सब्सक्राइब करो, किसी को भी करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। 1000 के बाद बेशक मैं किसी को बोलूंगा नहीं सब्सक्राइब करो, मुझे जरूरत भी नहीं 1000 के बाद, क्योंकि लाइव जाने के लिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट है 1000 सब्सक्राइबर होना। बेशक आप गूगल पे सर्च कर लेना अगर आपको मेरी बात का विश्वास नहीं है। तो नेक्स्ट सवाल, which one is your top mistake? Share some of your mistake. Yes, I will tell you one of my major mistake. मेरा फर्स्ट जो मेंस था उसमें मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था फिलोसफी में, नॉट इन जीएस बट इन फिलोसफी, और सिंगल हैंडेडली फिलोसफी के दम पे ही मैं इंटरव्यू तक पहुंच गया था। और इंटरव्यू में मेरे 185 स्कोर था। द बोर्ड वाज विनय मित्तल बोर्ड, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, 185 बहुत अच्छा स्कोर था। आई मिस्ड द मेन लिस्ट बाय 8 मार्क्स और 7 मार्क्स एंड द रिजर्व लिस्ट बाय 1 मार्क। उस साल मैंने एक बड़े फ्रेश नएपन से वो मेंस लिखा था। मैंने किसी इंस्टीट्यूट के किसी टीचर से कोचिंग आई मीन प्रैक्टिस के लिए पूछा। आई वाज राइटिंग मेंस की टेस्ट सीरीज फिलोसफी। ही टोल्ड मी कि फिलोसफी के आंसर कभी 1 2 3 4 में नहीं लिखे जाते, आपको पॉइंट्स, डॉट्स, बुलेट्स, डायग्राम्स फिलोसफी में नहीं बना सकते। फिलोसफी में स्कोर करना है तो आपको फिलोसफर्स की तरह ही लिखना है, बिल्कुल सीधा सीधा। तो मैंने अगले 4 जो मेंस लिखे, 2 केएस के 2 आईएस के, उसी तरह से लिखे, मेरा हर बार बेड़ा गर्क हुआ। देन इन माय फाइनल अटेम्प्ट आई रियलाइज्ड कि यार चेक करने वाला इंसान जो है ना वो एक आम आदमी है, कॉमन एक आम इंसान है, वो भी थोड़ा सा ना वो इरिटेट हो जाता है ऐसी चीजों से। तो फिर लास्ट अटेम्प्ट में मैंने बुलेट फॉर्म में डायग्राम्स बना के, फ्लो चार्ट बना करके अपने आंसर लिखे, तो शायद मेरा स्कोर उसकी वजह से 15-20 थोड़ा ज्यादा आया फिलोसफी में। हाउ इज PSIR सॉरी मेरे को पता नहीं क्या मीनिंग हुआ उसका। कोचिंग है ना, बिल्कुल जरूरी नहीं है यार, बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ एक चीज मुझे बड़े बच्चे पूछते हैं आपने कोचिंग ली थी? यस मैंने ली थी, लेकिन सिर्फ फिलोसफी की, क्योंकि मैं बीटेक से आया था और मेरी कोई बैकग्राउंड नहीं थी फिलोसफी में, तो मुझे लगा फिलोसफी की कोचिंग लेनी है। 3 से 4 महीने पतंजलि में लगाए थे, जो दिल्ली में इंस्टीट्यूट है पतंजलि, इसका हमारे सर का नाम भूल गया मैं, तो धर्मेंद्र सर का, तो उनके पास पढ़ा था। लेकिन देन आई रियलाइज्ड कि फिलोसफी पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। तो जो मेरी फाउंडेशन थी वो तो उन्होंने रखी थी, लेकिन फिलोसफी में जो वर्क मैंने किया वो मेरा खुद का। तो विद ऑल ड्यू मतलब रिस्पेक्ट टू सर ने फाउंडेशन बनाई, एक इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट का दिया, लेकिन जो उसका डेप्थ में जाना था वो मैंने खुद किया। हाउ डिड यू रिमेन मोटिवेटेड व्हाइल वर्किंग? लास्ट सवाल, इसके बाद के सवाल प्लीज आप मेरे को टेलीग्राम पे भेजना, मैं वहां पे कोशिश करूंगा देने की, क्योंकि टाइम, या हम फिर से रिकनेक्ट हो सकते हैं। इफ यू वांट आई कैन रिकनेक्ट अगेन, आई विल शेयर द लिंक अगेन। फिर से टेलीग्राम में और फेसबुक पे मैं लिंक शेयर करूंगा, आप प्लीज फिर से रिकनेक्ट करना अगर किसी का होगा, क्योंकि अपने आप डिस्कनेक्ट होगा 1 मिनट के बाद। तो मैं अभी एंड करता हूं उसको मीटिंग को, तो मैं फिर से लिंक शेयर करूं, टेलीग्राम के ग्रुप में भी शेयर करूं, टेलीग्राम में ही करता हूं या फेसबुक पे नहीं करूंगा, आई विल शेयर ओनली इन टेलीग्राम। तो प्लीज आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके यहाँ पे आ जाओ। तो अदरवाइज फेसबुक पे भी डाल ही देता हूँ। जो मेरा पिछला पोस्ट है फेसबुक का, उसके कमेंट्स में चेक करना, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी के सवाल प्लीज फिर से पोस्ट करना आपने। हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड से नीचे मैंने सवाल नहीं पढ़े हैं, 11 से 12 सवाल हैं, 20 सवाल है सॉरी, तो वहां पे डालना, मैं फिर से आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। ओके थैंक यू जी, प्लीज फिर से लॉग इन करो।